अभिनय हाजिर हूँ अपने एसएससी का पूरी जर्नी बताने के लिए कि एसएससी में मैं कैसे पहुंचा, कैसे एसएससी मेरे करीब आई और मैं एसएससी के करीब आया और इतना करीब आ गया कि आज भी दोनों एक दूसरे में डूबे हैं। चाहे एसएससी मुझ में हो, चाहे मैं एसएससी में हूँ, दोनों ही एक दूसरे में डूबे हुए हैं। तो कैसे इस एसएससी का सफर शुरू हुआ, कैसे एसएससी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया और कैसे ये आपकी जिंदगी में को बदल सकती है, इन सब पे हम बात करेंगे। जैसे कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि आजकल का जो युवा है या आजकल का जो इंसान है वो बहुत इजी सक्सेस चाहता है। हर आदमी को तुरंत सक्सेस चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट रास्ते ढूंढता है सक्सेस के, गलत तरीके से सफलता पाना चाहता है, जो कि बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल सा है। यानी कि सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसको मिलने में वक्त लगेगा वही ठहरेगी, जिसको मिलने में वक्त ना लगा हो वो नहीं ठहरेगी। आप सुनते होंगे अचानक एक साथ कोई बहुत अमीर हो गया और 2 मिनट में नीचे आ गया क्योंकि गलत तरीके से उसने पैसा कमाया था। तो लाइफ में अगर आपको ठहराव चाहिए और आप अगर ये चाहते हैं कि बहुत आगे आपको जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सही मार्ग से सही तरीके से सफलता तक पहुंचे। जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ खत्म की, यहाँ तक कहानी हो चुकी थी कि कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है, ठीक है। और कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद जब मैंने ये सोचा, उस वक्त तक हम सब गांव में ही रहते थे, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रामपुर। इस वक्त तक की जो कहानी है, हम गांव में ही रहते थे। घर की स्थिति हमारी थोड़ी सुधर गई थी, मतलब घर थोड़ा इतना हो गया था कि अब वॉशरूम बन गया था एक, और थोड़ा थोड़ा रूम हो गए थे एक दो एक्स्ट्रा। तो घर इतना हो गया था कि रामपुर में भी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी। तो जो मुझे कॉलेज के बाद करना ये था कि कॉलेज से आने के बाद करना मुझे ये था, कॉलेज में भी मुझे 79.1% मार्क्स प्राप्त हुए ओवरऑल। 4 साल का एवरेज बता रहा हूँ, 7.91 था 10 में, यानी कि 79.1%। ठीक है। तो अब रामपुर में अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी। करना ये था कि 8 महीने तक ज्वाइनिंग का वेट करना था, 8 महीने तक ज्वाइनिंग का वेट करना था, और ज्वाइनिंग के बाद फिर टीसीएस में जाके ज्वाइन कर लेना था, जो कि बाकी के लोगों ने किया। एक इंसान हमेशा आप देखते होंगे कि यहाँ पे हमेशा चर्चा में आता रहता है, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, आपने सुना होगा। तो दुर्गा एक हमारे जीवन का ऐसा आदमी रहा है जिसने शुरुआत से लेकर के अब तक हमेशा साथ दिया है। जो सबसे पुराना दोस्त हमारा निकल के आता है वो वही दुर्गा जी ही हैं, जो सबसे पुराने दोस्त हैं। कैसे हैं वो दुर्गा जी, आज तक कभी मैं दिखा नहीं पाया। सोचो, हमारे साथ पढ़े लिखे बड़े, और हमेशा मैं उनके बारे में कहता हूँ कि लगातार 2012 से वो तैयारी कर रहे हैं। ये हैं वो दुर्गा जी, जो कि मेरे आज भी दोस्त हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी भी ये तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं 2012 से लेकर के 2021 आ चुकी है, यानी कि 8 और 1 9 साल इनकी तैयारी का दौर रहा है। शादी हो चुकी है, लास्ट मई में हुई थी। वाइफ वहीं रहती है दिल्ली में रह के। अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो भी जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये वो दुर्गा जी हैं। तो अब कहानी ये थी कि हम गांव में रहना था। दुर्गा जी का टीसीएस में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, हमारा हो गया था, तो हमारे पास नौकरी थी। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हम अपने पिता को ये कहते हैं कि यार मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है और आप मुझे मुखर्जी नगर छोड़ दीजिए। पिताजी हमारे आए मुखर्जी नगर छोड़ने हमें, और एक आदमी था जिससे हमने रूम लिया। तो रूम मुखर्जी नगर में इतने महंगे थे, इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने 2000 रुपए एक बंदे को कह दी और बोला कि संडे को सामान लेके आके मैं इसे शिफ्ट कर जाऊंगा। पिताजी को भी अच्छा लगा कि ठीक है। पिताजी हमारे चाहते भी थे, इसीलिए हमने उनको ऐसा कहा कि आईएएस की तैयारी करनी है। ठीक है, आजमगढ़ के हैं दुर्गा जी, बिल्कुल। तो 2000 रुपए उसको दे गए। एक हफ्ते बाद हम अपना पूरा सामान लेके आए। उस टाइम तक हमारे पिताजी ने एक अपनी कार ले ली थी, उनके पास कार थी। हमारे पिताजी ने जो भी अपना पैसा कमाया था, थोड़ा बहुत लोन वोन लगा के कार ले ली थी। पहले भी ट्रक वगैरह का बिजनेस करते थे, तो ड्राइविंग आती थी, तो वो हमें अपनी कार से छोड़ने आए। ठीक है, ये दिल्ली से पहले की स्टोरी है, अभी शुरू नहीं हुई। जब वो हमें छोड़ने आए, गांव में ही सब रह रहे थे भाई साहब। वो हमें छोड़ने आए सुबह 10 बजे, हम लोग मुखर्जी नगर पहुंच गए। हमारे पिताजी बोले कि भाई अब मैं इसको रूम के पैसे दे रहा हूँ, ये वो दुनियादारी। फिर हमने कहा कि अभी एक बार और हमें सोचना है, सोचने का मौका और दो हमें, हमें एक बार और सोचने का मौका दो। और भाई साहब हम सामान लेके जैसे गए थे कार में, वैसे ही वापस आ गए और रूम में गए नहीं। एक बार हमने और कोचिंग वोचिंग में पता कर लिया कैसे क्या है। बाजीराव एंड रवि गए, वहां की फीस बहुत ज्यादा थी जो अफोर्डेबल नहीं थी।
और बाकी हिंदी मीडियम से तैयारी करने का सोचा क्योंकि उसकी फीस कम थी उस टाइम, नहीं तो इंग्लिश मीडियम से करते, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने सोचा, फिर घर आ गए हमने कहा हम 2 महीने यहीं से तैयारी करेंगे, घर से ही तैयारी करेंगे। और हमने एसएससी पे अपना फोकस करना शुरू कर दिया क्योंकि प्री हम दे चुके थे। ये जुलाई की बात है जब हम दिल्ली गए थे, और 1 जुलाई को प्री हम दे चुके थे 2012 में। ये भी तैयारी हमने घर बैठ कर ही करी थी, प्री की गांव में ही रह के करी थी, और हमें उम्मीद थी कि हम बहुत अच्छा करेंगे, बट करके नहीं आ पाए थे ज्यादा अच्छा। 144 नंबर हमारे प्री में आए थे, करके आए थे अटेम्प्ट, जिसमें 108 नंबर हमें मिले थे, बट 83 कट ऑफ गई थी। 83 कट ऑफ जाने की वजह से क्या हुआ कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो गया। हो गया सिलेक्शन। अब मेंस की तैयारी करनी थी, तो हमें भी ये लगा कि यार अभी किसी और चीज की तैयारी में घुसने से अच्छा है, ये मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं कि अभी किसी और नई तैयारी में घुसने से अच्छा है कि ऐसा किया जाए, इसी के मेंस पे फोकस करते हुए तैयारी की जाए। 2012 की बात है, हमने कहा मेंस पे फोकस करते हुए तैयारी की जाए। अब हमारी सिस्टर का भी ये था कि गांव से बाहर निकलने का हमेशा से मन था, हमारा भी मन था। हमने कहा यार सबको ऐसा करो, ग्रेटर नोएडा ले जाके रख दो। ग्रेटर नोएडा ले जाके, एक फोटो और दिखाता हूं जो सन 2009 की है, आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि सन 2009 में हमने ये फोटो खिंचाई थी गुरु। हम्म। ये फोटो सन 2009 में हमने खिंचाई थी। 2009 में हम ग्रेटर नोएडा, हमारी ट्रेनिंग हुई थी बीटेक में, आप जानते होंगे एक ट्रेनिंग होती है, तो ग्रेटर नोएडा में हम कुछ दिन रहे थे। ये फोटो तब हमने खिंचाई थी जीपी ग्रीन्स में जाके। ये फोटो आज आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि ये घर मेरा ही है। 2009 में ये फोटो खिंचाई थी। अभी ये बना हुआ नहीं है, प्लान था इसको बनाने का, बट मम्मी पापा के साथ रहना है, अभी वो शिफ्ट करने को तैयार नहीं है, इसीलिए अभी दूसरी जगह रह रहा हूँ। सोचो आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जब आप उस बिल्डिंग को खरीद लेते हो। जैसे कार्तिक आर्यन की भी स्टोरी आपने देखी होगी, जिस पीजी में वो रहता था वो उसने खरीद लिया पूरा। तो ये सब चीजें एक बहुत अलग आपको अनुभव देती हैं, सेटिस्फेक्शन देती हैं। देखिए लाइफ में सक्सेस क्या ही है, लाइफ में यही सक्सेस है कि जो आप सोचते थे, जो आपके सपने थे, आप उनको पालो। सक्सेस का मतलब 1,000 करोड़ नहीं है, सक्सेस का मतलब 5,000 करोड़ नहीं है, सक्सेस का मतलब 10 करोड़ भी हो सकता है, सक्सेस का मतलब 5 करोड़ भी हो सकता है। जो आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा हो गया तो समझ लो कि ये सक्सेस है आपकी, ठीक है। तो हम, मेरी सिस्टर ने उस वक्त मुझे एक ही बात पूछी थी कि भाई हम ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, पापा आके मकान देख गए थे, 2500 1500 रुपए रेंट था उसका। 2 मकान, 2 कमरा थे उसके अंदर, छत अपनी अपनी थी। ग्रेटर नोएडा में काफी सस्ता रेंट है, आज भी इसका रेंट ढाई जा रही है। तो मेरी बहन ने मुझे यही कहा था कि तू भाई खर्चा चला लेगा या नहीं चला लेगा ये बता। तो मुझे ये था भरोसा अपने ऊपर कि हाँ मैं 10,000 रुपए तो कमा ही लूंगा, कैसे कमाऊंगा मुझे नहीं पता, बट हाँ कमा लूंगा। क्योंकि उस वक्त पिताजी का बिजनेस भी बहुत ढीला था, कोई काम उनके पास नहीं था, करने का प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे। और इस बेसिस पे भाई साहब मेरी कही हुई इस बात पे 10,000 पे हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और अचानक से क्या हुआ, मैंने ये स्टोरी जो स्टॉक पे भी बताई थी कि ये रेंट पे मकान, जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लैट बने हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर है कई बार तो अपने आप दे देता है, मकान मालिक से पूछता ही नहीं है, क्योंकि इतने खाली हैं वो कभी आते नहीं है। और अचानक से उसने हमें दे दिया, और मकान मालिक को उसको बेचना था, वो आया देखने, बोला जी मैंने तो ये रेंट पे दिया ही नहीं है, और मैं आपसे रेंट भी नहीं लूंगा, एक महीना हो गया था हमें रहते हुए, आप बस ये खाली कर दो, मुझे ये बेचना है। सोचिए क्या बीतती है जब आपको कोई घर से, आप मुश्किल से सेट कर लेते हो अपना मामला कि यहाँ पे रहना है और वहां से आपको निकलना पड़े। ये चीज मुझे वो थी जिसने आंखों में आंसू ला दिए थे, इस चीज ने मुझे बहुत हर्ट किया था। मैं 5 दिन मुखर्जी नगर रहता था, उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाता था, मुखर्जी नगर से मॉडल टाउन जाता था 3-1 किलोमीटर पैदल चल के, और मुझे 6,000 मिलते थे वहां ट्यूशन के। तो यहाँ से फिर हम दूसरा मकान उसी सोसाइटी में लेते हैं, वो डीलर कहता है मैं आपको दिलवा देता हूँ, फिर दूसरा लेते हैं, और उसमें हम कब से कब तक रहे आप लगा लो, 2012 से लेकर के 2015 तक हम उसमें रहे। 3 साल उसमें बीते। मैं यहाँ से 6,000 रुपए का ट्यूशन पढ़ा रहा था। यहाँ से अचानक से क्या होता है कि एक दोस्त हमारा वहां पे बनता है, वो बोला यार तुम अच्छी गणित पढ़ाते हो, तुम कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ा लेते। तो वहां से हमारी एक कोचिंग की शुरुआत होती है, इंसेप्शन, और हम कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं 250 रुपए घंटे। 250 रुपए घंटे की शुरुआत होती है। इस बीच हमने आईएएस का एग्जाम दिया, और हमारा
प्रीलिम्स निकल जाता है और ये उसका वो है मेंस एग्जाम के रिजल्ट का, वो है प्री एग्जाम के रिजल्ट का और मेंस का प्रूफ, जो ये इस तरीके से हमारे पेपर थे ये सब। ये मैं यही फोटो हमेशा मैं एग्जाम पे लगाता था। तो पहली बार में ही प्री एग्जाम निकल जाता है और फिर हम पेपर देने जाते हैं मेंस, पिताजी हमारे साथ रहते हैं। और उस वक्त हमें कोचिंग में इतना इंटरेस्ट आ जाता है, इतना इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि इधर हमारा 2012 ये निकल जाता है। हम इसका लखनऊ इसका मेंस होता है, 2012 वाले एसएससी का लखनऊ मेंस होता है। 163 नंबर गणित में आते हैं और 119, अब तो मैं नंबर भी भूल गया हूँ, 119 या 130 नंबर इंग्लिश में आते हैं और 63 नंबर इंटरव्यू में मिलते हैं। ये इलाहाबाद होता है। देखिए ये भी हमारे पिताजी दिलाने जाते हैं, प्री भी पिताजी दिलाने जाते हैं, मेंस भी, और फिर इंटरव्यू भी दिलाने जाते हैं। इंटरव्यू की फोटो दिखाता हूँ कि हम कैसे शादी के कपड़े पहन के इंटरव्यू देने चले गए थे। हमने अपनी सिस्टर की शादी में जो सूट लिया था वही सूट पहन के हम इंटरव्यू देने चले गए इलाहाबाद। वो फोटो दिखाता हूँ। ये उस होटल के बाहर की फोटो है जहाँ पे पिताजी और हम रुके थे। और ये फोटो है हमारी 2012 के इंटरव्यू की। नाक में फोड़ा हो गया था, काफी सूज गई थी नाक 2012 की। 13 में हुआ था ये इंटरव्यू, 12 में वैकेंसी आई थी, 13 में हुआ था। तो ये सूट पहन के हम गए थे, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया। जैसे ही हमारा सिलेक्शन होता है, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि जब गांव से आने की बात हुई थी तब मैंने पता है क्या सोचा था कि यार आईएएस का सोच रहा हूँ, चलो नहीं बना, एसएससी तो निकलेगा। मैंने कहा सीजीएल भी नहीं निकला, चलो एमटीएस तो निकलेगा। मैं इतना सोच के आया था। यही मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप बर्दाश्त ये करने के लिए तैयार रहो कि बुरे से बुरा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाएंगे। तो मैं ये सोच के गांव से निकला था कि एमटीएस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेंगे, बट कहीं ना कहीं जरूर होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये बात थी कि कहीं ना कहीं जरूर होगा, और यही सोच के साथ में आया। जब मेरा 2012 में हो गया तो वहां से टीसीएस की नौकरी छोड़ दी हमने और फिर हम फुली पढ़ाने पे फोकस करने लगे। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था 250 रुपए घंटे, इतना पढ़ाया पहले महीने में, 17,250 सैलरी आई, जो जब तक की सबसे बड़ी सैलरी थी। एक अलग ही अनुभव था। पिताजी का काम भी यहाँ पे अच्छा चलने लगा था, पिताजी का काम भी अच्छा चलने लगा था, तो खर्चे के लिए वो लगातार पैसे भेज रहे थे, खर्चे के लिए वो लगातार पैसे भेज रहे थे। और क्या था कि वो ये कहते थे कि जो आप कमा रहे हो उसको आप अपनी सेविंग करके रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, ठीक है। ये उनका कहना था कि जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। तो वो पैसे भेजते थे। 17,250 आया, फिर हमने और पढ़ाना शुरू किया। हमने लगभग कब तक पढ़ाया होगा, हमने अक्टूबर तक पढ़ाया, अक्टूबर तक, अक्टूबर तक पढ़ाए। 2013 की बात है, इससे पहले की कहानी है, ये इंटरव्यू से पहले की कहानी है। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया नहीं है, अभी सीजीएल का रिजल्ट आया नहीं है, बल्कि हम देने जा रहे थे। 19 नवंबर को ही था हमारा इंटरव्यू, 19 नवंबर को। तो क्या हुआ कि यहां से भी हमारी इंसेप्शन से भी कहानी छूट गई। 2-3 महीने ही पढ़ा पाए, तो जो 2-3 महीने पढ़ाए थे इसमें हमने सैमसंग गैलेक्सी टैब ले लिया था। सैमसंग गैलेक्सी टैब और 2-3 जरूरत थी, वो हमने पूरी कर ली थी अपनी, तो पैसे खत्म हो गए थे। अक्टूबर में उन्होंने हमें विदाई दे दी थी कि अब आप घर बैठो, रहने दो। क्योंकि उस टाइम क्या था कि हम थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाते थे, बच्चों को नहीं समझ में आता था, और भी वजह रही होगी, उन्होंने निकाल दिया हमें। अब जब हम घर आए तो हमने थोड़ा सा चीजें मांगना, डिमांड शुरू की। तो अब हमारी सिस्टर ही गर्म हो गई, बोली जब कमाओ तब ले लेना। हमने कहा अभी तो हमने कमाया और घर में भी चीजें लेके आए, अब हम मांग रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, ये कौन सी बात हुई। हमें ये बात थोड़ी सी बुरी लगी। इंटरव्यू से एक दिन पहले की बात है, इंटरव्यू दिया है हम, कोई बात नहीं। फिर हम दोबारा खोजते रहे कि दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर हमें इसी कोचिंग से फिर दोबारा ऑफर आ गया। ये बात होगी फरवरी 2013 की होगी, शायद 13 या 14 की, 2013 की बात होगी, फरवरी 2013 की बात होगी। दोबारा हम, नहीं 14 की बात है, सॉरी 14 की, मुझे याद आ गया, 14 की बात है, फरवरी 2014 की बात है कि दोबारा हमें इस कोचिंग से ऑफर आ गया। फिर हम इस कोचिंग में पढ़ाने लगे। अब की बात 350 रुपए से हमने शुरू किया और यहाँ से हमने 1 साल पढ़ाया यहाँ तक। फिर वो हमें क्या है, शेयर भी देने लगे, और किसी किसी महीने हमारी सैलरी बनती थी 1,75,000, जो हाईएस्ट बनी थी 1,75,000। अब आप सोच सकते हो, एक साथ आप जहाँ 6,000 17,000 कमा रहे हो, वहां 1,75,000 आपकी सैलरी बन जाए। हमने अपने घर में एसी लगवाया सबसे पहले। हम अपने घर के लिए ओवन लेके आए, माइक्रोवेव ओवन लेके आए नोएडा के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हमने की, बड़ा अच्छा लगता था। मम्मी पापा को गर्मी लग रही है, चलो एसी लगवा दिया। एक बड़ा अलग सी खुशी सी चेहरे पे झलकती थी कि हम ये कर रहे हैं। 1 साल हमने कमाया यहाँ पे। अब इसी तरीके से 2015 आ जाता है, यहीं पे हमारी मुलाकात होती है। अब थोड़ा
यहीं पे हमारी मुलाकात होती है एक डॉक्टर से, जो उस वक्त मुलाकात हमारी 2013 में ही हो जाती है, 2013 में ही, जहाँ पे हम एक इंसान को आईएएस के प्री के लिए सीसेट पढ़ाने में मदद करते हैं, सीसेट पढ़ाने में मदद करते हैं, और ये इंसान आईएएस क्रैक कर देता है 2013 में। तो ये आईएएस क्रैक कर देता है, बट हमें ये बात नहीं पता चलती कि क्रैक कर दिया है नहीं, क्योंकि हमारी बात बहुत कम हो जाती है और एक एक दो दो महीने में हमारी बात होती है। 2014 के लास्ट में 2012 वाला एग्जाम था, जिसका 2013 वगैरह में रिजल्ट आता है, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, 2014 में ट्रेनिंग पूरी भी हो जाती है, और जब हमारी दोबारा बात होती है इनसे, मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात की पहली फोटो आप सबके सामने रखना चाहेंगे कि हम किस तरीके से मिलने जाते हैं। ये वो फोटो है जब हमारे पास आईपैड भी आ चुका था, हम ठीक ठाक कमाने लगे थे। अरे तो मैं उसमें अकेला हूँ भाई, सारी चीजें थोड़ी दिखा देंगे, अकेला हूँ। ये वो फोटो है, ये वो उस लिफ्ट के सामने का दौर है जब हम गए सीपी पे मिलने, सीपी पे, कनॉट प्लेस पे। ये पहली इससे पहले हमारी एक मुलाकात, इससे पहले हमारी एक मुलाकात मेट्रो स्टेशन पे भी हो चुकी थी। इससे पहले हमारी एक मुलाकात मेट्रो स्टेशन पे भी हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड मुलाकात है जब हम परिक्रमा रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं और डिनर पे मिल रहे हैं। सामने वाला भी मेट्रो से आता है और हम भी मेट्रो से जाते हैं, तो कुछ पता नहीं होता। हमने पूछा क्या चल रहा है, तो सामने वाले ने कह दिया तैयारी चल रही है। हमने कहा ठीक है। बाकी इससे पहले फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे बात हल्की फुल्की होती रहती थी। अब मिलने का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ जाता है, आए दिन हम मिलना जारी रखते हैं। इधर कोचिंग में क्या होता है कि इंसेप्शन से हमारी निकासी हो जाती है और हम अपनी कोचिंग खोल देते हैं, मैथ विद अभिनय क्लासेस। रिस्क लेते हैं, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। मैथ विद अभिनय क्लासेस, हम एक मैथ विद अभिनय क्लासेस खोल देते हैं, और उस क्लासेस को खोलने के बाद जो सफर रहा है, 2015 में जैसे खोली तो 2016 तक, या 2000 पहले से भी हम पैसा इकट्ठा कर चुके थे, 12-13 लाख, और 2015 के लास्ट में हमारे पास 20 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके थे। अब इन सब चक्करों में क्या होता है, इन सब चक्करों में हम कोचिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, इन सब चक्करों में हम कोचिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कोचिंग हमारी धीरे धीरे करके डिग्रेड जाने लगती है, और इतना डिग्रेड चली जाती है 2016 के जून तक कि बस खर्च ही हम निकाल पा रहे हैं अपना। जो 20 लाख है वो 20 लाख है, ना उसमें कुछ बढ़ रहा है ना उसमें कुछ घट रहा है, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, डिग्रेड हो चुका है। इधर क्या हुआ है बीच में कि हमारे पिताजी ने, बहुत दिन हो गए थे हम लोग रेंट पे मकान ले रहे थे, तो कुछ पैसे उन्होंने कमाए और कुछ पैसे हमने कमाए, और हमने करीब 1-1.5 करोड़ का मकान ले लिया ग्रेटर नोएडा के अंदर, जिस मकान में बैठ के मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पापा मम्मी का मकान, जहाँ पे हमने अपने ये 20 लाख भी मिला लिए। अब आप सोचेंगे कि जब आप 20 लाख मिला लेंगे और पिताजी ने 30-40 लाख रुपए का इंतजाम करके, और इधर 30-1 लाख रुपए लोगों से ब्याज पे उधार लेके, और बाकी 88 लाख का लोन लेके घर ले लिया बड़ा। सपने हमेशा से मेरे भी बड़े थे, उनके भी बड़े थे, जो भी करेंगे बड़े। हमारा क्या होता था कि हमारी जेब में 10 रुपए होते थे तो हम चीज 40 की लेते थे, शुरू से ही हमारा था, उनका भी था। ले लिया कि ठीक है पैसा आएगा कमाई लेंगे। अब इधर हमारे वो 20 लाख भी चले गए, जो हमारे पास तो अब कुछ नहीं रहा, खाली हो गए हम तो बिल्कुल। उधर कोचिंग में भी हमारी खर्च चलाने लायक कमाई आने लगी, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो गया, उधर हम भटक गए। मैं आपको जीवन में बता रहा हूँ कैसे कैसे मोड़ आते हैं, भटक गए, ध्यान नहीं दे पा रहे। अब हमें पता चलता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो तो आईएएस बन गई है। एक दिन अचानक क्या होता है कि हम रात में घूम रहे हैं और कार से एक पुलिस वाले की कार को टक्कर लग जाती है, और जब वो पुलिस वाला आके बदतमीजी करता है, तो जो हमारे साथ पार्टनर है वो कहता है कि मैं तुम्हारे एसपी को बात करती हूँ। तो हमने कहा भैया तुम एसपी को कैसे बात करती हो? तब पता चलता है कि ये आईएएस भी बन गई और ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है इनकी। हमने कहा इतना बड़ा, मतलब आपने ये बात हमसे छुपा ली कि अरे तुमने कभी पूछा नहीं और सोचा कि किसी दिन सरप्राइज देके आजकल करके बताएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम उस वक्त उस लायक नहीं थे कि भाई हम उस आदमी के साथ रह सकें, लेकिन इस आदमी का हमारे प्रति चीजें काफी ठीक थी, और ये परवान चढ़ता गया, ये सब चीजें हो गई। फिर हमने लास्ट में ये डिसाइड किया कि यार अब ऐसा करेंगे, हम आदमी नहीं वही महिला हैं यार, अब इतना समझा करो इनडायरेक्टली, कोई इतना वो नहीं है कि। इसके बाद क्या दिक्कत आती है, इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि हमारे फाइनेंसेस बहुत वीक हो गए। मतलब कि अब हमारे पास, हमने कोचिंग बंद कर दी, हमने कोचिंग अक्टूबर 2016 में बंद कर दी। आप कहानी देखिएगा, अक्टूबर 2016 में हमारी स्थिति ये है, जैसे ही हमने घर लिया
तो हम तो खत्म हुए हुए, पिताजी का बिजनेस भी जीरो हो गया जस्ट, कोई अर्निंग कहीं से नहीं। प्रेशर इस 30 लाख जिससे उधार लिया ब्याज पे, इसका प्रेशर, बैंक की किस्त जाने का प्रेशर, ये वो। हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कोचिंग से अब कुछ नहीं होगा। जॉब की हमारी ज्वाइनिंग थी, 2016 में भी हमने पेपर दे दिया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, और 2014 वाली ज्वाइनिंग आ जाती है 8 दिसंबर 2016 को। 8 दिसंबर 2016 को ज्वाइनिंग आ जाती है। ज्वाइनिंग के लिए आने जाने का खर्चा और ये सब भी पिताजी हमें कहीं से 40 के उधार लाके देते हैं कि भाई ये आप ले जाओ और जब आपकी सैलरी आएगी तो वापस कर देना। ये कहानी बन जाती है। जब ये कहानी बन गई तो हम गए भाई साहब। तो इधर क्या है कि जैसे 8 दिसंबर को गए, यहाँ पे जो ये डॉक्टर साहब जो एक करेक्टर है, जो एक आईएएस ये वाला करेक्टर है, इस करेक्टर ने हमें रोका कि आप जॉब मत करो। आपका जो उस वक्त मोनेटाइजेशन हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी, उस वक्त मोनेटाइजेशन हुआ, बहुत बड़ी दिक्कतें थी कि आपका जो कैरियर है वो एजुकेशन में ही है। ये आदमी हमें बोलता है कि आपका जो कैरियर है वो एजुकेशन में ही है, आप जो है एजुकेशन में ही अच्छा करोगे, जॉब से कुछ नहीं होगा। बट फिर भी हम ना मानते हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब जैसे कोचिंग डूब गई, कोचिंग क्या डूबी, हम ही डूब गए। तो अब होता क्या है कि जब आप डूबते हो और आपके पिता को पता है कि डूबने के पीछे क्या लगता है, घर वालों को आप भी जानते होगे, घर वालों को क्या लगता है कि इस इंसान का हाथ है। लगता है या नहीं लगता कि भाई इसकी वजह से हमारा बच्चा नहीं कुछ कर पाया, अपना तो करियर सेट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चे का खराब हो गया। पहले से तो ठीक चला था, जो भी हो, क्या वजह थी नहीं थी, ये सब चीजें आप जानते हो कि घर वाले करते हैं। इसी चीज में क्या हुआ कि हमारे फादर और इनके बीच में मनमुटाव स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से 2016 से ही हमारे फादर और इनके बीच में मनमुटाव स्टार्ट हो जाते हैं। कभी हमने इनसे खर्च के लिए पैसा लिया नहीं, लेकिन आप इस चीज को समझते भी हैं कि सामने वाला, अब कोई कैसे किसी से मांग सकता है, जिसको पता है कि इसको जरूरत है तो वो अपने आप करता है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने कभी आभास भी नहीं होने दिया किसी को कि मेरे पास इस वक्त दिक्कत चल रही है। ये भी एक बात है कि मैंने कभी इनको ये आभास नहीं होने दिया कि मुझे इन सब चीजों की भी दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें कभी नहीं थी कि भाई जो है हम और दुर्गा जी साथ रहते थे, अपना रोटी पानी बना रहे हैं, खुद से ही था सब कुछ, खुद सेल्फ मेड था। दाल बनानी है दुर्गा जी बना रहे हैं, हम रोटी डाल रहे हैं, ये सब हम अपना मुखर्जी नगर में जीवन यापन कर रहे थे। हमने छोड़ दिया, वहां से हम मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद क्या होता है कि ये भी मुंबई पहुंच जाते हैं 3-4 दिन बाद, ये साहब भी मुंबई पहुंच जाते हैं 3-4 बार। अब खर्चा डबल हो गया, आप समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल है मैनेज कर पाना मुंबई में। ऐसे ही मिलने मिलने पहुंच जाते हैं भाई। उधर क्या हुआ कि हमारी जॉब में 1-2 छुट्टी हो गई तो हमें सैलरी भी नहीं मिल पाई। हमारी जॉब में छुट्टी हो गई तो सैलरी भी नहीं मिल पाई। तो दिसंबर में और जनवरी में कहानी ये घटती है कि जनवरी में हमारी माताजी को पैरालिसिस हो जाता है, पूरा फेस उनका टेढ़ा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। पिताजी जब अपनी डायबिटीज चेक कराते हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है बहुत हाई लेवल पे। इन सब की वजह हमारा ठीक तरीके से कामयाब ना होना, ऊपर से कर्ज की टेंशन, कर्ज की भयंकर टेंशन, कर्ज की टेंशन में, क्योंकि घर की फिर नीलामी वगैरह आ जाती है, आप अगर पैसे नहीं देंगे ये सब नहीं होगा। यहां से असली कहानी शुरू होती है कि इन सब के बाद जब हम मुंबई से सीधे भाग के आते हैं, हमें पता चला मम्मी को पैरालिसिस हो गया, एक तरफ की बॉडी नहीं काम कर रही है, बहुत टेंशन में, डिस्क हट गई उनकी। जब हमें ये सब पता चलता है तो हमें बहुत अपने आप से ही गिलानी होती है कि हम ठीक समय पे सही नहीं कर पाए जीवन में, जबकि हमने उतना तो किया ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया। आपने देखा ये भी कि सोचिए, एक इंसान जिसके अकाउंट में 1-1.5 साल पहले 20 लाख थे और बढ़िया कॉफी पी रहा था, आज वो रिचार्ज के लिए परेशान है, 2 रोटी के लिए परेशान। कितना बुरा लगता है जब आप, तब मैंने ये लाइन लिखी थी कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। उस वक्त मेरी स्थिति मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि खाने के लिए भी ये सोचना पड़ता था कि 1 टाइम खाना या 2 टाइम। ये स्थिति थी उस वक्त। घर में अब बीमारी में भी पैसा लगता है, वो भी कर्ज लेके। लेकिन पिताजी ने हमसे इन सब बातों पे कहा नहीं। यहाँ पे हमारे पिताजी हमसे बात करना कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आप स्ट्रेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या उनको ये लग रहा है कि मैं तो यहाँ से इतना पैसा उधार लेके भेज रहा हूँ मुंबई में, जब हमें इधर ये सैलरी भी नहीं मिल रही है और इधर ये डॉक्टर साहब का भी, इनका ये सब चीजें। उनका मानना ये था, यहाँ पे आप कहेंगे आप सबके जीवन में ये सब दिक्कतें आती होंगी, उनका मानना सीधा एक था कि देखिए, अगर कुछ भी है तो आप शादी करके खत्म करके जीवन को आगे बढ़ाओ। उनका ये मानना था, गलत नहीं था।
उनका ये था कि भाई तो हमारा ये कहना था उस केस में कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता, तो वो इतना भी कह देते थे हमसे कि ठीक है आपको नहीं लगता, जब आपको कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, आपको जिन चीजों का डर है, अरे भाई महिला ही होगा यार, कोई मेल क्यों होगा, तो तब का तब देखा जाएगा, अभी आप कर लो। आप समझते हैं ना कि माँ बाप जो गाँव की सोच रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यार ये चीजें उनको डाइजेस्ट नहीं होती, चाहे वो कितने भी ब्रॉड माइंडेड हो, उनको ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। वो यही समझते हैं कि मुंबई में मैं अपने स्टूडेंट के रूम पे रहता था, एक मेरा स्टूडेंट था, उसके रूम पे मैं रहता था, और खाने पीने का मैं खर्च करता था अपना, बाकी रूम रहने का था। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अब शुरू हो जाता है, अब इधर बहुत, ये कौन है, एक बच्चा पूछ रहा है, अरे अब एक लड़के को माही मैम, ये कहाँ कहाँ से नए नए नाम आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब ये सब दिक्कतें आ जाती हैं, और हमारे पिताजी और इनके बीच में भी काफी कहा सुनी होने लगती है, और ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ फरवरी में, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में, 4 महीने मुझे जॉब में हो चुके थे, कि अब मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी श्योर हो गया था कि अगर जॉब करनी भी पड़ी गवर्नमेंट में, तो 2016 में मैं ऑडिट ऑफिसर बना ही था, बन ही जाऊंगा, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि प्री में ही 175 मार्क्स थे, तो हो ही जाएगा। वो एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब थी 2014 वाली, तो मैंने कहा ये मैं कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और सोचो मैं जब अपनी माँ से मिलने आता हूँ, पता है मैं मम्मी को क्या कहता हूँ, मम्मी तुम टेंशन लेती हो बेकार में, कुछ नहीं होगा, ये घर तो कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा करूंगा। तो घर वालों को भी क्या है ना, जब आप बार बार कह रहे हो और लगातार फेल होते हो, तो ये लगने लगता है यार ये कब बड़ा करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी ये लगने लगता है। ठीक है, तो घर वालों को भी इतना वो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कहता था अरे मैं बड़ा करूंगा। उस वक्त मेरे पास ना स्ट्रेस था, ना एंजाइटी थी, ना डिप्रेशन, कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस पैसा नहीं था, दुख थे, कोई टेंशन नहीं थी, मैं बराबर मुस्कुराता था, हंसता था, मुझे ये लगता था कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मुझे भरोसा अपने ऊपर था। अब डर लगता है मुझे, अब मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर सक्सेस मुझे बहुत डर लगता है अब पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई डर नहीं लगता था, खोने को कुछ था ही नहीं, क्या होगा। मैं दोबारा कोचिंग्स में जाता हूँ, जितनी भी ये कोचिंग्स हैं, लाल नीली पीली, कहीं बात नहीं बनती, कई टीचरों से मदद लेता हूँ कि यार कहीं करवा दो, कहीं करवा दो, और जिस वक्त मैं गया था छोड़ के, उससे पहले मुझे 1400 रुपये पर आवर तक मेरा हो गया था, कि मुझे इतना मिलता था। छोड़ने जाता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे कोई जॉब देने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक कोचिंग में मुझे जॉब मिलती है 600 रुपये घंटे की, कई महीने बाद स्ट्रगल करने, नहीं पहले तो मैंने पाइनियर एक कोचिंग हुआ करती थी, वहां पे पढ़ाया भाग भाग के, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, कभी 2000 दे दिए, कभी 1000 दे दिए, इस तरीके से। फिर मैंने एक फ्लैट लिया, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल, मेरे पास आईफोन 6 था 2016 का ही, तो वो मैंने बेच दिया, और उससे एक फ्लैट लिया 20,000 रुपए का, जिसके अंदर 3 कमरे ऐसे थे इंटरकनेक्टिंग, ये और एक ये, और ऐसे बीच में गंदी सी किचन। यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे हम दुर्गा जी को, मैंने फिर दोबारा कॉल किया कि दुर्गा जी साथ आ जाओ, मैं दिल्ली आ जाता हूँ, दिल्ली में, और दुर्गा जी मेरे साथ आ जाते हैं रहने। मैं इस काली सी कोठरी में पढ़ा रहता हूँ पूरे पूरे दिन, और सोचता रहता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक सुपर 30 के नाम से बैच चला दिया, सुपर 30 के नाम से, जिसको दुर्गा जी मैनेज करते हैं। इस सुपर 30 बैच में 15, 16, 20 बच्चे आते थे। उस तरीके से हमारी धीरे धीरे शुरुआत हो गई वहां से, और मैंने इधर कोचिंग में भी पढ़ाना शुरू किया। फिर ये तो सेकंड कोचिंग है जहाँ 600 रुपये घंटा था, पहले तो 1000 रुपये घंटे में ही था, बट उसने पैसे नहीं दिए, कोई पैसा नहीं दिया उसने। हाँ, इनसे मिलना चलता रहता है, बच्चे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, लगातार मिलना चलता रहता है, वो सारी चीजें चरम पे थी, वो सब चीजें चरम पे थी। इस वजह से पिताजी और हमारे बीच में कहीं ना कहीं मुझे ये अफसोस लगातार रहता था कि यार पिताजी इस तरीके से सोचते हैं, उन्होंने इतना सब कुछ जीवन में किया, और इनकी कहा-सुनी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, डॉक्टर साहब का पिताजी को लेकर के बहुत नेगेटिव हो जाना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, वो चीज़ हमें भी बर्दाश्त नहीं थी। क्योंकि देखिए पिता तो पिता है, अगर कोई कुछ भी कहे उनके बारे में, तो ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। और एक अब यहाँ पे ये शुरुआत हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक चलता रहता है। यहाँ पे हम अचानक से यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एक स्टूडेंट हमारा आता है, विकास तोमर एक स्टूडेंट था हमारा, टीचर है अभी तो वो अपने चैनल पे हमें वीडियो बनाने के लिए कहता है, 500-700 सब्सक्राइबर में भी होते हैं उस चैनल के,
और हम उस पे वीडियो बनाते हैं और अचानक से वो वीडियो बहुत वायरल हो जाती है। 6-7 दिन में वो वीडियो 1 मिलियन व्यूज हो जाती है अलजेब्रा की, और वहां से हम फेमस हो जाते हैं। और एक किताब जो हमने लिखी थी सन 2014 में, आप समझ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो फेमस होने से मेरे पास बहुत पैसा आ गया, नहीं। जो एक किताब मैंने सन 2014 में लिखी थी, प्ले विद एडवांस में, जो कि 4 सालों में भी 2000 कॉपी नहीं बिक पाई थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, और सेटअप सब कुछ बना रखा था, अपनी वेबसाइट भी बना रखी थी, बुक्स बिकने का सिस्टम भी बना रखा था, सब कुछ बना रखा था, बस बिकता कुछ नहीं था। अचानक से वो किताब फेमस हो जाती है और लोग खरीदते हैं, और मुझे बुक से एक दिन में सीधे 5 लाख रुपए आ गए। पहले दिन जो किताब बिकी, तो मेरे अकाउंट में अगले दिन जो पैसा क्रेडिट हुआ रोजर पे से, 5 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो पिछले वीक मुश्किल से खाने पीने के बारे में भी सोच रहा है, इतनी बुरी स्थिति है, और अचानक से उसकी किताब। जो ये हमारे 15 बच्चे आ रहे थे सुपर 30, इस सुपर 30 के बैच में स्टूल में लगाता था सुबह ही जग के, क्योंकि हम सोते भी इसी रूम में थे, इसमें एक ही एसी था, तो सोते भी हम इसी में थे। सुबह स्टूल लगाना, अचानक से सुपर 30 60 में बदल जाता है। और अब इस सुपर 60 की स्थिति ये हो जाती है कि बच्चा पहले आके फीस दे रहा है, फिर हमने 2 सुपर 30 चला दिए सुबह और शाम। बच्चा पहले आके फीस दे रहा है कि मुझे सुपर 30 में एडमिशन मिले, ये स्थिति हो जाती है। सोचो, यहां से अब जो भी पैसा आता है, कलेक्ट होता है, पिताजी आते हैं और उस ब्याज वाले आदमी को दे देते हैं। उस वक्त बहुत दुख लगता है कि ब्याज वाले आदमी को पैसा जा रहा है। और यहां फिर मैं 1-2 अगस्त में, अक्टूबर 2017 में, 3 अक्टूबर 2017 को अभिनय मैथ्स चैनल बना देता हूं और पहली वीडियो उस पर अपलोड कर देता हूं, बना के पहली वीडियो। हाँ, बढ़िया निकले, लेकिन क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हो, जब मैंने अपना चैनल बनाया, तो जो ये भाई साहब थे जिनके साथ हमने शुरू किया, इनको भी प्रॉब्लम होती है कि हम अपना चैनल क्यों बना रहे हैं, ये सब चीजें, दिक्कतें आती हैं। और हम अपना चैनल बना देते हैं अभिनय मैथ्स, और इतना बच्चों का प्यार मिलता है, दिन दुगनी रात चौगुनी। हम उस कोचिंग वाले से कहते हैं, जहाँ पे हम 600 रुपए घंटे पढ़ा रहे थे, 600 आवर हम पढ़ा रहे थे वहां हमने उनको कहा कि जी हमारा 1000 कर दो कम से कम। वो बोला नहीं करेंगे। हम जिद पे आ गए, हमने कहा अब तो आपको 50 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, 650 कर दो। उन्होंने नहीं बढ़ाया, हमने मना कर दिया, हम आपके आगे अब बैच नहीं पढ़ा पाएंगे, और हमने अपनी कोचिंग स्टार्ट की अभिनय मैथ्स के नाम से। जब हमने इसका पहला बैच अनाउंस किया, बहुत छोटा सा, हमने कभी इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस नहीं किया, बहुत छोटा सा, एक 40-50 हजार रुपए का हमने एक छोटा सा हॉल लिया, जहां पे हम 150 बच्चे बिठा सकते थे। जब हमने पहली बार बैच स्टार्ट किया, तो हमारे पास 500 बच्चे आए। हम नहीं बिठा सकते थे, तो हमने जो बगल वाली एक और ऑफिस थी अपनी पर्सनल, उसको भी हॉल में कन्वर्ट कर दिया, दीवार तोड़ के, और हमने 250-250 करके 2 बच्चे उसमें बिठा दिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक तो जो चीजें थी डॉक्टर साहब की, अब क्या होता है कि जब देखिए आप परेशानी में हो, वो आमिर खान कहता है ना कि जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त टॉप करता है तो भी बुरा लगता है। तो जब तक हम स्ट्रगल में थे तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब अचानक से हम फेम पाते हैं, पैसा आता है, तो ये अपने आप से ही, मन से ही, हमसे बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा अपना शुरू करते रहते हैं कि ये दिक्कत वो दिक्कत। मतलब इनको भी इस बात से अब ऐसा हमें लगता है कई बार कि थोड़ा बहुत जेलस होना शुरू हो जाते हैं। दुर्गा जी अभी भी साथ है, दुर्गा जी भी अब यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ से अब दुर्गा जी भी निकल लेते हैं, वो भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। जबकि ऐसा एक बार ऐसा नहीं था कि कभी दुर्गा जी के लिए आज तक जीवन में अपशब्द का इस्तेमाल किया हो, आज तक कोई बात ऐसी जिसको दुर्गा जी को हर्ट किया हो, कभी नहीं। आज भी आप देखेंगे, मैं आज से 6 साल पहले भी ऐसा था, मैं आज से 8 साल पहले भी ऐसा था कि जो मेरे करीबी लोग हैं, मैं उनको खराब तरीके से बात नहीं करता था। ये हो गया। अब पापा से काफी चीजें खराब हो ही चुकी थी, हमारे पास ऑप्शन था। इसके बाद तो बता दूं कहानी, फिर ये बैच हमने स्टार्ट किया, ये चल गए। अगली बार हमने अनाउंस किया बैच कि भाई हम अगला बैच अगले महीने अनाउंस कर रहे हैं। ये बात होगी लगभग, मतलब जब ये बैच कंप्लीट हो गए तो हमने अगला बैच स्टार्ट किया शायद मार्च 2018 में। जब तक हम यहीं पढ़ाते रहे, मार्च 2018 में जब हम बैच स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 हजार बच्चा आ जाता है, 3 से 4 हजार। अब सोचिए हमारे पास 250 की कैपेसिटी है, हम 3 से 4 हजार बच्चे को कैसे मैनेज करें। यहाँ पे हम कर्ज चुका चुके हैं, जो कर्ज लोगों से घर के लिए उधार लिया था वो हम चुका चुके हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे।
तो अब ये पॉसिबल नहीं था, तो पिताजी को बोल के हमने एक हॉल तैयार कराया, एक गाँव में एक हॉल तैयार कराते हैं। बहुत बच्चों को मैंने अब तक कम से कम इतना मैंने बच्चा ऑफलाइन में पढ़ाया है कि आप ये मान के चलिए कि 50-1000 से ज़्यादा को तो फ्री पढ़ा दिया होगा। फ्री सोचो, किसी बच्चे को पैसा दे दिया, किसी के पास पैसा नहीं है आने जाने का, उसको पैसा दे दिया, क्योंकि भगवान ने दिया तो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया, सबके लिए किया। वो कहते हैं ना, भीख लेके भीख दे, तीनों लोग जीत ले। अब क्या होता है यहाँ पर, बॉटल 1 सेकंड में दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना भाई। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, बॉटल थी उसके दूध की। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब ये सब होता है तो उस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, आज जैसे आप भी हो, आपसे अगर मैं कहूं कि आप पर डे के 20-30 लाख रुपए कमा रहे हो, पर डे के आप कमा रहे हो, इतना आपका फीस है, तो आप कभी 40,000 रुपए के लिए जुड़ोगे किसी के यहाँ? जुड़ोगे नहीं। और मैं जुड़ा, मैं वही कह रहा हूं, जिस वक्त पर डे के 25 से 30 लाख रुपए रेवेन्यू था, उस वक्त मैं 40K पे एट द रेट ऑफ अनअकैडमी जुड़ा। कैन यू बिलीव दिस थिंग? मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, रोमन का मुझे कॉल आया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेसन्स बनाने हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं, क्या है। मैंने बताया भी ठीक है, पैसा कोई उतना मायने नहीं रखता, बट मेरा ये था कि हाँ, किसी को मना नहीं करना है, थोड़ा वक्त मिलेगा वहां से हम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उस टाइम अनअकैडमी फ्री कोचिंग चलाता था, उस टाइम कुछ भी फंडिंग है ऐसा कोई सीन नहीं था, फ्री पढ़ाना था। तो बस मैंने भी इसी उसमें कह दिया कि चलो बच्चों को आप फ्री पढ़ा रहे हो, 40,000 भी नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। फ्री पढ़ाने की बात थी। वहां से कहानी अनअकैडमी की शुरू हो जाती है। ये मैं अनअकैडमी तभी ज्वाइन कर चुका हूं जब मैंने ये यूट्यूब खोला था, मतलब तभी मैं ज्वाइन कर चुका था, बट सैलरी मतलब अक्टूबर में ही ज्वाइन कर चुका था, बट कोई सैलरी नहीं, मई तक। मई के बाद से ये 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी की बात हुई, 2018 की। कोचिंग चलती रहती है। 18 जून को मैं आपको बताता हूं कि मैं मार्च में मेरा दिल था कि मैं एक कार लूं, तो मैं कार देख रहा था कि मैं फॉर्च्यूनर लूं या ऐसी कोई कार लूं, इस तरीके से मैं सोच रहा था कि कुछ कार लूं, मैं ये करूं वो करूं। बट उसके बाद सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है जब हम ये न्यू बैच स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम सिलेक्शन भी 2017 में बहुत हुए थे, आपको पता होगा, मेंस में मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया था। तो 18 जून 2018 को मैं 16 जून 2018 को मैं GLS 450 मैंने कार ली अपने लिए। GLS मैंने अपने पिताजी को बोला कि यार मैं मर्सिडीज ले रहा हूँ, वो अलग से, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे ले रहा है, अरे नहीं ले रहा। मैंने कहा मजाक समझ रहे हो, ले रहा हूँ। उनको भी कुछ नहीं होता, अरे मैंने कहा ले रहा हूँ भाई, आपका सपना था, मैंने कहा पूरा हो रहा है, आपके लिए दे रहा हूँ लेके। तो ये मैं लेता हूँ, और इस पे यहीं से सारी चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बात आके खड़ी हो जाती है कि जब हम इसकी डिलीवरी लेंगे तो फरमान ये आता है जारी कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। अब आप समझ सकते हो कि मैं एक इतना बड़ा सपना अपना पूरा कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरे पिताजी भी हों और माताजी भी हों। भाई आप हर आदमी अपने माँ बाप के लिए इतना तो चाहता ही है। तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि भाई नहीं, मतलब वही एक दूसरे को देखना ना पसंद करना, बस वही वाली बातें हैं, चीज है। और फिर ये चीजें पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, अक्टूबर 2017 से ऐसी ऐसी चीजें चल रही थी, ये वो। और यहाँ पे आके फिर मैं विदा ले लेता हूँ, और दो चीजें सामने होती हैं, एक पिता और एक वो, और मैं इन्हें चुनता हूँ। बहुत सोच समझने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद, अब आप देख लो 2013 से सफर शुरू होता है और ये 2018 की बात है, और यहाँ हम पिताजी को चुन लेते हैं। अब इसके बाद खुद को संभालना, काफी सारी चीजें हैं, अपने आप को हिम्मत रख पाना। तो पिताजी का हमेशा ही इन सब चीजों में भी पूरा सपोर्ट रहा। जब ये दुख थे, ये दुख भी मिले, उसके बावजूद भी उनका सपोर्ट कभी खत्म नहीं हुआ, आज तक है। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, बट गलतियां बहुत जगह थी जहां ज्यादा गलतियां थी, जहां संभव नहीं था वहां मैंने, फिर जिंदगी में और कुछ चीजों की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। यहीं से वो दौर शुरू होता है जब खोने का डर खत्म हो जाता है। एक ऐसे इंसान को खोने के बाद खोने का डर खत्म हो जाता है, और मैं ऐसा बन जाता हूं उसके बाद कि ना दुख है ना किसी बात की खुशी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आप एक इतना बड़ा दुख झेल लेते हो, फिर उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं इस डिसीजन को अपनी लाइफ में ये मानता हूं कि एक ऐसा डिसीजन था जिसने मुझे बहुत मजबूत बना दिया।
माताजी ठीक हो गई थी, बहुत अच्छा मैंने उनको ट्रीटमेंट कराया। आज माताजी मेरी बिल्कुल ठीक हैं, बहुत हल्का-सा उनका फेस अगर किसी को नहीं पता होगा तो नहीं पहचान पाएगा, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी लेवल पे मैंने उनका इलाज कराया, पिताजी का इलाज कराया। आज दोनों ही बहुत फिट हैं और दोनों ही अपना सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, मुझसे ज़्यादा फिट हैं, मुझसे ज़्यादा फिट हैं। पापा-मम्मी का फ़ोटो दिखाइए। हाँ, मैंने दिखाए कई सारे फ़ोटो, अभी और दिखा देता हूँ। दोनों ही बहुत फिट हैं, एकदम बिंदास हैं। मुझे मोबाइल में ही दिखाना होगा। तो एकदम फिट हैं, कोई उन्हें तकलीफ नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ, अब मैं सारी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, धीरे-धीरे करके सब कुछ दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो अब ये सब चीज़ें, हाँ, मैम की भी पिक दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब ये 2018 का दौर रहता है, ये 2018 का, और लाइफ़ ऐसे आगे बढ़ती रहती है। इधर अनअकैडमी पे मैं वो 40 के कब सीआर में बदल जाते हैं, इसी दौरान कुछ पता नहीं चलता। चीज़ें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है? तो मैं इसीलिए कहता हूँ, अब आपने यहाँ से क्या सीखा कि पेशेंस रखना कितनी बड़ी बात होती है। शुरुआत कितनी भी छोटी हो, कर लेनी चाहिए। एक चीज़ और क्या सीखी, शुरुआत कितनी भी छोटी हो, कर लेनी चाहिए। पता नहीं है वो कब बड़ा बदल जाएगी, कब बड़े में बदल जाएगी। ठीक है? कब बड़े में बदल जाएगी पता नहीं। और दूसरी चीज़, जब कोई चीज़ परेशान करने लगे लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, तो खत्म कर लेना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। एक अच्छा समापन कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं, मुश्किलें होंगी बट वो मजबूत बना जाएँगी, बट वो मजबूत बना जाएँगी। इसके बाद पिताजी लगातार शादी का प्रेशर बनाते हैं, शादी का प्रेशर बनाते हैं, और 2018 से लेकर के 19 तक की कहानी, और अलग-अलग जगह से रिश्ते आते हैं, और एक रिश्ते को, मैं तो हर रिश्ते को ही हाँ कर देता था, कभी ऐसा नहीं, मैंने उनको ही ये ज़िम्मेदारी दे दी थी कि अब आप अपने लेवल पे देख लीजिए। तो वो ही अपने लेवल पे देख लेते हैं और मैं उन सब चीज़ों पे हाँ कर देता हूँ, और आज बहुत अच्छा वक़्त है, जीवन है जो चल रहा है। मैं दिखा देता हूँ फ़ोटो भी आपको, बड़ा मन है आपका फ़ोटो डालने का, सबके फ़ोटोज़ देखने का, दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये मेरा आई कार्ड था जब मैं मुंबई पोस्टेड था तब, और ये वो फ़ोटो थी जब मैं रोमन से पहली बार मिलने गया था। और दिखाता हूँ, सारी फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ, वक़्त पता चलते रहेंगे। ये जब मैंने दूसरी कार ली थी, छोटी कार की एक मुझे ज़रूरत थी, ये पीछे मेरी मर्सिडीज़ खड़ी है, ये बीएमडब्ल्यू कार ली थी मैंने जब, तब की फ़ोटो है। ये जब मैं सेकंड टाइम मिलने गया था, हमने साथ ही लंच किया था, मैं और रोमन है। ताज की फ़ोटो है ये। ये मेरे सुपर 60 बैच की फ़ोटो है। सुपर 60 बैच की फ़ोटो तो देखो, सुपर 60 बैच कैसे चलता था रूम में। ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। एक भी सिंगल ऐसा बच्चा नहीं है जो सिलेक्टेड नहीं है। एक भी सिंगल बच्चा इसमें ऐसा नहीं है, इस बैच के अंदर, जो सिलेक्टेड नहीं है। हर एक बच्चा सिलेक्टेड है। उसके बाद जब मैं कोचिंग में पढ़ाने लगा था तब इस तरीके की फ़ोटोज़। ठीक है? अब सारी फ़ोटोज़ ये आपके सामने आती रहेंगी, दिखाता रहूँगा। ये मैम की फ़ोटो आई थी जिसको देख के, मतलब रिश्ते के लिए जो फ़ोटो आई थी वो ये आई थी, जो भी मेरी वाइफ़ है। ठीक है? और कुछ-कुछ ही फ़ोटो है, मोबाइल बदलते रहते हैं। ये जब मैं तापसी के साथ मिला था तब की फ़ोटो है। ये भी आई थी उसमें एक फ़ोटो मिलने के लिए। तापसी पन्नू की थी वो। ये मैंने अपने भाई को कार गिफ्ट की थी, जैगुआर। छोटे भाई को ये मैंने अपने कार गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पे।
जगुआर। ये है फोटो, ये मेरा भाई है छोटा। अभी हम बात करेंगे, इसको कंक्लूड जब करेंगे मैं थोड़ी थोड़ी फोटोज आपको दिखा दूं जो जरूरी है। ये वही दुर्गा जी हैं। आप सोच रहे होगे कि मैं दुर्गा जी को भूल गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फंक्शन हर चीज में वो शामिल होते हैं। ये मेरे फार्म हाउस की फोटो है, यहाँ दुर्गा जी आए थे जब उसका उद्घाटन किया था। मैं दुर्गा जी की और दुर्गा जी मेरी शादी में नहीं आए, बस बाकी सब कुछ हुआ है हमारे साथ। वो मेरी शादी में नहीं आ पाए और मैं उनकी शादी में गया नहीं। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। ये मेरी बहन और उनके हस्बैंड ने डॉक्टर हैं। ये वही कार का फोटो है जो भाई को दी थी गिफ्ट। यार अब कुछ मेमोरियां तो मिटा दी ना मैंने, कुछ मेमोरियां तो मिटा दी ना। अब सबको क्यों रखना चाह रहे हैं ये बताओ। कुछ तो मिटा दी मैंने, मिटी हुई को क्यों खगालना चाहते हैं ये बताइए। जो मिट गया सो मिट गया। शादी की भी फोटो एक आध दिखा देता हूँ अभी आपको। ये एक फोटो आपने देखी होंगी कुछ तो, ये मैंने महल में शादी की थी। सब मेमोरियां ही हैं लगभग। और थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। शादी के टाइम पे इतने बड़े बड़े फोटो निकले थे मुझे, इतने बड़े बड़े फोटो भाई साहब देख रहे हो, इतने गड्ढे हो गए थे। किसी को होंगे ऐसे? भगवान ने पूरा बदला लिया था भाई साहब। और बस यही कुछ फोटोज थी जो मैंने दिखाई। तो अब देखिए क्या क्या बातें हैं जो जो हमें इन सब बातों से सीखनी चाहिए। जो हमने आज क्लास रखी है उसका क्या देय है, यही कि जीवन में धैर्य से बड़ा कुछ नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है कि धैर्य से बड़ा कुछ नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप मेहनत करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कब आपकी किस्मत चमक जाएगी कुछ पता नहीं। अच्छा बेटे की फोटो, मेरा बेटा भी है एक, ये बताना भूल गया मैं। शादी को 1.5 साल हो गया, पहले ये बताना पड़ेगा और फिर ये बताना पड़ेगा कि बेटा भी है। दोनों चीजें साथ साथ रहें तो बेहतर होता है। बेटे की फोटो अभी करेंटली मेरे पास कोई एक यही फोटो है, देख लीजिए। ये बेटा है, ठीक है, छोटा सा। तो बहुत कूल है लाइफ, बहुत चिल है। अभी ज्यादा मैं स्ट्रेस लेता भी नहीं हूँ। और मेरा अब मैंने क्या क्या सीखा है जीवन में कि जब आप बहुत पैसा या किसी भी चीज को कमा लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपका सुकून बहुत बढ़ जाएगा। सुकून इन सब चीजों से है ही नहीं। सुकून आपको फिर भी ढूंढना ही पड़ेगा, अपने अंदर देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड लाइफ में नहीं रहोगे तो आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा। आप भागते रहोगे। आप 100 करोड़ कमा लोगे लेकिन आपको लगेगा 1000 कमाने हैं, तो ना तो आप इसमें से किसी को 1 रुपया दे पाओगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं ये कभी नहीं करता। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, सबके बारे में सोचता हूँ, चाहे बहन है, भाई है, परिवार है, कोई कमजोर परिवार है, कोई गरीब परिवार है, कोई उतना तरक्की नहीं कर पाया। सबको बराबर इज्जत देना, सबको बराबर सपोर्ट करना, और यही है। ठीक है। दिखा देता हूँ, पिताजी की फोटो दिखा देता हूँ। बाकी साल में एक लड़का पूछ रहा है कितना कमाते हैं। ठीक ठाक कमाता हूँ साल में, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ब्रांडिंग का पैसा लेता हूँ, पढ़ाने का नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप, मेरे पास ऐसा नहीं कि कोई बच्चे का किसी का पैसा है। बच्चा कोई कितना क्या ही पैसा देगा। कौन सा ऐसा टीचर है जिसको बच्चे ने पैसा दे दिया और बहुत पैसा उसके पास? नहीं। मेरा खाली ब्रांडिंग का पैसा है उन लोगों का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर की कंपनी है, सिर्फ उनका ब्रांडिंग का पैसा है। पिताजी की फोटो ये दिखाई, ये तो है, कई बार देखिए, ये देखी होगी पिताजी को मैंने अभी ये कार दी थी लास्ट जुलाई में। ये मेरे पिताजी हैं, देखो, देख पा रहे हो? बहुत सारे फोटो हैं पिताजी के, और दिखाता हूँ।
ये बचपन में मैंने फ़ोटो भी डाली थी मेरे बचपन से पापा के बचपन तक। तब भी गोद में उठाया हुआ है, तब भी गोद में उठाया हुआ है। तो ये सब जीवन में देखिए खुशियाँ क्या हैं? जो आप सोचते हो, जैसा आप कर पाओ, वो खुशियाँ हैं। जब आज आप अपने माँ-बाप के सपने पूरे करते हो, जब आप उन्हें खुश देखते हो, तो इसमें बड़ा सुकून है। इसमें सुकून नहीं है कि आपने बिना उनकी मर्ज़ी से शादी करके आप कहीं रह रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और वो आज भी अपनी ज़िंदगी में जदोजहद कर रहे हैं। आपको अगर 1 साल का पैदा करके छोड़ दिया जाता, तो आप अपनी ज़िंदगी जी पाते क्या? नहीं जी पाते ना, क्योंकि आप उन पे आश्रित थे और उन्होंने आपको भाई इंस्टा की आईडी बताई तो अभिनय अंडरस्कोर शर्मा 1912 आप जी पाते नहीं। उन्होंने आपको सपोर्ट देके इस लायक बनाया 20 साल तक कि अब आप अपने जीवन में कुछ कर पाओ। तो हर बच्चे का भी फर्ज है कि उसके माँ-बाप को बुढ़ापे में जिस वक़्त उनको ज़रूरत है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, उन सब में आप उनके जीवन को अच्छा बना पाएँ, ये हम सबका फ़र्ज़ है। ये कैसे आएगा? जीवन में धैर्य रखना पड़ता है, सहनशीलता लानी पड़ती है। लोग आपको बुरा-भला कहेंगे, आपको लौट के नहीं कहना है, आपको अपनी सफलता से उस बात का जवाब देना है। एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिली। क्या मैं आप सोचिए, क्या मैं एक छोटी-सी टीसीएस की नौकरी से और एसएससी की नौकरियों से होते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचा? बताओ आप पहुँचा हूँ या नहीं? कुछ चीज़ें यही तो थी जिन्होंने मुझे इस संघर्ष में बनाए रखा। तो कई बच्चे कहते हैं कि हमें बहुत बड़ा करना है, पता नहीं हम तैयारी क्यों कर रहे हैं ये वो। भाई आपको बड़ा करना है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। बहन की शादी पहले हो गई थी तब तक तो मैं कुछ भी नहीं था, शायद आज होती तो पता नहीं कहाँ से क्या होता। वाइफ पहले जॉब में थी, अभी सारी चीज़ें अभी वो वाइफ है तो इतना पर्सनल मत पूछिएगा, ठीक है? अभी घर ही रह रही है। क्योंकि अभी तो बच्चा हुआ है तो उसकी देखभाल करना ज़िम्मेदारी है। बाकी फिर भी हम सब भाई-बहन 1 हफ्ते में मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और एक-दूसरे की ज़िंदगी के बारे में मैं बड़ा हूँ तो ये सबसे पूछता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है, क्या है? उसका फ़र्ज़ निभाता हूँ। कई बार बड़ा होने के नाते मुझे सुननी भी पड़ती है, जो इंसान बड़ा होता है घर में, जो घर का मुखिया होता है, वही सुनता है। ये भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप घर में बड़े हो, भाई अभिषेक भी पढ़ाता है, अभी उसको भी एक चैनल पे स्टार्ट कराया अभिनय लर्निंग हब पे आप देख सकते हैं। बाकी अब ना मैं बहुत पैसे के पीछे हूँ, अब बस मेरे जीवन की खुशियाँ इसमें हैं कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी ज़्यादा लोग, परिवार के लोग, अपने गाँव के लिए एक हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल, ये बनाना है और उसके बाद अगर भगवान ने चाहा और लंबी ज़िंदगी रही तो एक अपना घर बनाना है। अपना घर बोले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन को लेकर के, जहाँ बहुत सस्ती मिले, 500-600 बीघा, वहाँ पे छोटी-छोटी कुटिया बनानी है, जहाँ पे उन लोगों के साथ खुद भी रहना है, जिन माँ-बापों को बच्चों ने छोड़ दिया, जिन बच्चों को माँ-बापों ने छोड़ दिया, उन सबके साथ रह के एक अपनी अलग दुनिया बनानी है। यही जीवन के कुछ आखिरी उद्देश्य हैं और कुछ भी नहीं। ना अब ये है कि नहीं बहुत पैसा हो, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस जो वक़्त मैंने अपनी लाइफ़ में गुज़ारा है, अगर और लोग उस वक़्त को गुज़ार रहे हैं, मुझे अगर सपोर्ट नहीं मिला, तो और लोगों के सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूँ। बस यही आगे की ज़िंदगी के प्लान हैं और कुछ भी नहीं है क्योंकि सुकून मैं पहले भी कई बार ये बात कही है, आज भी कह रहा हूँ कि खुशियाँ बटोरने से ज़्यादा खुशियाँ बाँटने में खुशी है। ये हम जीवन के लास्ट दौर में समझ पाते हैं। शायद मैं बहुत जल्दी इस बात को समझ गया हूँ कि जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन क्या है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। बच्चों को पढ़ाना आज बहुत से लोग मुझे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब भी लोग कहते थे, "अरे तुम सब कुछ पढ़ा दोगे फ्री, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो खत्म हो जाओगे" ये वो। आज वो लोग शायद वहीं रह गए और मैं यहाँ आ गया। आज भी लोग मुझे बहुत कहते हैं, "यार आप तो और लोगों का भी ये खराब कर रहे हो, वो खराब कर रहे हो।" मैं कहता हूँ कि आप ईमानदारी से कोई भी काम करो। आज अगर मैं इतना फ्री पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है। आप एक बात बताओ, जो ये एक्टर्स या कोई भी क्या या आप क्रिकेटर्स को ही ले लीजिए, क्या इनकी फीस बहुत ज़्यादा है? नहीं। ये तो अपनी मूवी फ्री में दिखाते हैं, क्रिकेट मैच आपको फ्री में देखने को मिलता है। इनको पैसा कहाँ से आता है? ब्रांडिंग से आता है। तो आप अब जब लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों की जैसे उन लोगों का काम एंटरटेन करना है, हम लोगों का काम पढ़ाना है, तो फिर आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है। फिर आप उस ब्रांड वैल्यू को कैश करते हैं, वो पैसे से ज़्यादा होती है। मैंने कहा है ना हमेशा कि लोग कमाने हैं, पैसा नहीं, पैसा तो अपने आप आएगा। लोग कमाने हैं,
लोगों के दिलों में जगह बनानी है। बात आज तक जितने भी लोग रहे हैं, लास्ट में ये भी कहूंगा कि किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज भी जो लोग जीवन में हैं या नहीं हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है। जब भी बात होती है तो हंसी मुस्कान के साथ ही होती है। अफसोस भी नहीं है, मुझे तो एकदम नहीं है, लोगों को जरूर है। तो ऐसा करना चाहिए हमेशा। जब भी आप किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कह रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। इसके लिए जरूरी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हम भावनाओं में कहे गए शब्दों पे हद से ज्यादा यकीन कर लेते हैं। हम भावनाओं में कहे गए शब्दों पे खुद ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। इसी वजह से हम अपने रिश्तों में भी फ्लॉप हैं और हम अपनी जिंदगी में भी फ्लॉप हैं। आपको अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लाना पड़ेगा कि भावनाओं में आकर भी आपकी बुद्धि तर्क कुतर्क गलत सही में अंतर कर पाए। ये नहीं कि मुझे गुस्सा आई तो मैंने बहुत तेज चिल्ला दिया। अगर आप किसी को चिल्ला रहे हैं तो आपको उसको प्यार देना भी आना चाहिए। यार मैं होम ट्यूशन के लिए कांटेक्ट किया था, ये भी बड़ी बेकार सी कहानी। जो कमीशन एजेंट था उसको 500 रुपए दिया, वो लेके भाग गया। मेरे 500 रुपए भी लेके भाग गया और जिस महिला को ट्यूशन पढ़ा रहा था उसे भी। उसकी तो अखबार में छप गई, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा कॉल करने की। मैं डर गया। फिर मैंने एक और को दिए 500 रुपए, तब मुझे वहां जाके ट्यूशन मिला। फिर मैंने उनको कह दिया कि आधी फीस भी देनी होती है पहले महीने की। तो मैंने उन आंटी को कह दिया आप मुझे कुछ पैसे कम दे दो, बट उस आदमी को आधी मत देना, मेरे पहले ही 500 डूब चुके हैं। उन्होंने कहा हम आपकी कम भी नहीं करेंगे और पूरी आप ही को देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था, एक बच्ची थी 11th में पढ़ती थी और एक बेटा था 8th में पढ़ता था। दोनों को पढ़ाता था, 6,000 रुपए मिलते थे। पापा उनके इंस्पेक्टर थे लक्ष्मी नगर थाने में। पुलिस लाइन मॉडल टाउन जाता था पढ़ाने। हालत ये थी, उस वक्त मुझे केमिस्ट्री नहीं भी आती थी, फिर भी मैंने कह दिया था तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कितनी मुश्किल होती थी, पढ़ पढ़ के मैं जाता था केमिस्ट्री। तो मैंने बहुत सारी चीजें तो पढ़ पढ़ के सीखी हैं। जैसे मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बट मैंने ट्यूशन पढ़ाया तो मुझे एनसीईआरटी पता लग गई क्या है। मैंने थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ी। तो ट्यूशन से ये मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि लोगों को पढ़ा पढ़ा के मैं सीख गया। तो इसीलिए आपको भी जीवन में यही करना है कि जो हो रहा है उसको घटने दो। बस एक भी दिन खराब नहीं जाना चाहिए। मैंने वक्त की बहुत रेस्पेक्ट की। आपने इस पूरे 3 घंटे की स्टोरी में कहीं बहुत सुना कि मेरा ये दोस्त था, वो दोस्त आया, मैं वहां चला गया? आपने कहीं सुना मैं दोस्तों के साथ घूमने गया? कोई ऐसी कहानी आई? नहीं। ये चीज थी अलग। ये चीज थी अलग। इसीलिए परिवार से आप जुड़े रहो। जैसे क्या होता है पता है, डर कब खत्म हो जाता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने पिता को भी इन सब चीजों से अवगत कराओ कि वैकेंसी कितनी आ रही है, आपकी तैयारी का लेवल कितना है, आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। आप क्या करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अरे सीधे रिजल्ट पे बताएंगे, फिर वो एक साथ बताते हो नहीं हुआ, पापा को भी गुस्सा, आपको भी गुस्सा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मेरा क्या था कि मैं हर चीज उनसे शेयर करता था कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। उनको बताओ आप, वो आपको गाइड करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे वो। छुपाओ मत। जब आपको पता होगा कि उनको पता होगा कि इसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, तो उनकी भी उम्मीदें आपसे कम रहेंगी। आप क्या होता है कि उम्मीदें बहुत बढ़ा देते हो, नहीं नहीं हो ही जाएगा हो ही जाएगा, फिर सपोर्ट मिलना कम हो जाता है। और देखिए ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि कोई आपको सम्मान देगा, कोई आपको अप्रोच करेगा। मैं आप में से ही कह रहा हूं, बहुत से लोगों में बहुत सारे टैलेंट होंगे, लेकिन अभी उनको भाव नहीं मिल रहा, कोई नहीं देता भाई। मेरे अंदर भी था कि मैं पहले अच्छा नहीं पढ़ाता था खूब, लेकिन आपको भाव तभी मिलेगा, आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। खुद, बिना खुद बनाए कुछ नहीं हो सकता भाई। खुद अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें वक्त लगेगा। बिना वक्त के कुछ नहीं होगा। अचानक से एक किक आएगी और आपका जीवन ऊपर चला जाएगा। ये 100% सत्य बात है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं अब यूट्यूब पे बहुत कठिन हो गया है। देखिए जब भी कुछ चीज शुरुआत करेंगे कठिन तो होगी। आसान कुछ भी नहीं है यहाँ। 1 रुपया कमाना आसान नहीं है। आप जाके देखिए, कोई आपको 8,000 की नौकरी नहीं देगा, 10,000 की नौकरी नहीं देगा, जब तक आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जब तक उसको पता नहीं है कि आप उसके इस लायक हो या नहीं। तो इसलिए उम्मीद करना लोगों से कम करिए।
खुद से बस उम्मीद रखिए कि मैं ये कर रहा हूं, पहले मुझे नौकरी लेनी है, कोई भी पोस्ट लेनी है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जीवन में अब आगे किस तरीके से जाना है, एक-एक करके। एक टाइम पे मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगा, ये नहीं दो-दो विकल्प लेके चलूंगा, नहीं। मैं उधर बिजनेस में भी भाग रहा हूँ, कई लोग होते हैं तैयारी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ध्यान होता है गाने भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों चीजें साथ करनी पड़ेंगी। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें रह गई फिर भी, जो मुझे भी बताने में शर्म आती है, उतना खुल के मैं नहीं बता पाया। कभी इस पे मैं कोई सीरीज बनाऊंगा तो जरूर उन चीजों को डालूंगा और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूँ। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।